खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं और आप सब कई बार अंबेडकरनामा पर इनको सुन चुके हैं। मिनिस्टर तो हैं ही, एडवोकेट भी हैं और साथ साथ जय भीम मिशन से भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में ये अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा अब ये कुछ चूंकि वकील हैं इसलिए कुछ लीगल बैटल लड़ने के मूड में भी हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो अहम हो सकते हैं, हमारे आपके जहन में नहीं आया, जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको अब फिर कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। स्वागत है सर अंबेडकरनामा में। जी, जय भीम। क्या क्या मैटर है? आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो ज़रा दोस्तों को हमारे बताइए कि क्या टेक्निकल मैटर कहाँ कहाँ फंस रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी सीधा लड़ने से एक तरीके से अवॉइड कर रही है या बच रही है या इग्नोर कर रही है। एक्चुअली अभी मिशन जय भीम की नेशनल टीम बैठी थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कुछ मुद्दे उस चर्चा में शामिल हुए। जैसे हम जगह जगह पूरे देश में देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुलिस प्रशासन और कोर्ट के आदेश से हटाया जाता है। तो पहले तो मूर्ति लगती है और उसके बाद फिर उनको हटाना, उससे फिर पूरा समाज अपमान महसूस करता है। फिर समाज धरने प्रदर्शन करता है उसको बचाने के लिए। फिर उस पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से इतनी नफरत क्यों? क्या केवल बाबा साहेब की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, या जो बाकी रोड पे, पार्कों में, जो बाकी जगह पर जो अवैध धर्म के नाम पर हम जो एनक्रोचमेंट होता है उस पे कोर्ट की कार्रवाई या प्रशासन की कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो हमने सोचा कि इस लड़ाई को भावनाओं में बह के लड़ना ठीक नहीं है, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। इस लड़ाई को अब संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उन्हीं कोर्ट के सामने लड़ना है जो कोर्ट बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने का आदेश देते हैं। और एक और मैं बता दूं, दूसरा मुद्दा जो हम लोगों ने चर्चा किया, ये तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे। दूसरा, मिशन जय भीम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और डालने जा रहा है। हम रोज सुनते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, लोगों के मौलिक अधिकार छिन रहे हैं, और उसमें कोर्ट का मुंह दर्शक बना रहना वो अभी और ज्यादा परेशान करता है। हमने सोचा कि ऐसा क्या है, क्यों जाति विशेष के बारे में, धर्म विशेष के बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है ये लोग हमें वोट नहीं देते, यहाँ पे हमें काम नहीं करवाना, या उनको फिर प्रताड़ित करना है जिन्होंने वोट नहीं दिया। पता कैसे लग जाता है कि प्रजातंत्र में वोट की कीमत है और वोट की प्राइवेसी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आज ईवीएम से चुनाव होता है और ईवीएम बूथ वाइज ईवीएम होती है, पोलिंग स्टेशन हैं उनमें अलग अलग बूथ हैं और बूथ पे ईवीएम की मशीन रखी होती है। तो जब चुनाव के बाद गिनती शुरू होती है और एक एक मशीन खुलती है तो पता लगता है ये अमुक मशीन फला जगह फला बूथ की है। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, उनको तुरंत ये पता लग जाता है कि किस बूथ से लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। प्राइवेसी नहीं रही, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और फिर जीतने वाला ये तय कर लेता है कि इस क्षेत्र में फला क्षेत्र में फला जाति या धर्म के लोग रहते हैं और उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए नहीं जाना, इसलिए उनको प्रताड़ित भी करना है और उनका यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं करना है। तो डेमोक्रेसी तो फिर खतरे में होनी है। तो हमने सोचा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मिशन जय भीम के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जल्द से जल्द डाला जाएगा और उसमें कोर्ट से कहा जाएगा कि हमारी वोट कहाँ किसको जा रही है, ये बात किसी भी हालत में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को या पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं लगना चाहिए। ये हमारी प्राइवेसी का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। तो इस PIL को हम जल्दी डालने वाले हैं कि इस पे कोर्ट मापदंड तय करे, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा रास्ता तय करे ताकि चुनाव लड़ने वाले को या पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी सूरत में ये नहीं पता होना चाहिए कि किस बूथ से वोट कहाँ गया। क्योंकि कई वो बूथ तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक जाति विशेष के ही वोट होते हैं।
या पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के वोट होते हैं। तो अगर चुनाव लड़ने वाले को पहले से ये पता लग गया कि इस बूथ से इस जाति के लोगों ने, इस धर्म के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो वो पहले ही प्रीजुडिस हो जाता है, उनके खिलाफ दुर्भावना पैदा हो जाती है। तो ये प्राइवेसी जो खत्म होती है तो प्रजातंत्र खतरे में हो जाता है। और इस मुद्दे को, चूंकि जब हम देखते हैं, जब पहले चुनाव बैलेट से होता था, बैलेट की मांग क्यों है आखिर? बैलेट की मांग इसीलिए कि उसमें गुप्त मतदान है, नहीं उसमें तो बक्से खुलते थे, हाँ, जाते हैं और उनको फिर बंडल बना दिए जाते हैं वोटों के, और उनकी गिनती शुरू होती है। तो ये नहीं पता चलता कि कौन सी जगह से वोट पड़ा है आपको और कौन सी जगह से किस दूसरी पार्टी को पड़ा है। इसीलिए कम से कम वहां चुनाव जीतने वाला या हारने वाला ये तय नहीं कर पाता तुम्हें वोट किस पर्टिकुलर एरिया से मिला और किससे नहीं मिला। ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोकशाही में वोट की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। लेकिन ईवीएम से पहले के ज़माने में जब बैलेट पेपर से होता तो सारे बैलेट को खोल के मिला दिया जाता था बक्से को, इसलिए पता नहीं चलता था कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन अब जो है बूथ वाइज ये रहता है, बॉक्स रहता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मोहल्ले से किसको वोट गया है। इसलिए आपके वोट की गोपनीयता नहीं है, जिससे कि जो वोटर है वो कई बार लाभान्वित भी हो सकता है और कई बार उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है कि आपने वोट हमें नहीं दिया। इसलिए मतलब बेसिकली मांग है कि उसकी गोपनीयता बनी रहे। वैसे तो आइडियल ये है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, उससे तो ईवीएम हटाया जाए। हाँ, कि बैलेट से, चूंकि जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको खुद को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो खुद बैलेट से वोट करा रहे हैं। तो जब उनको भरोसा नहीं, जिन्होंने वो मशीनें बनाई हैं, तो फिर हमें क्यों भरोसा करना चाहिए? और दूसरा, हमारे इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट हो, वो इस बात पे जोर क्यों दे रहा है कि ईवीएम से ही होना चाहिए? जनता नहीं चाह रही, जिसको वोट डालना है वो नहीं चाह रहा, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरी वोट सही जगह जा रही है। तो पहली चीज तो वोटर का भरोसा होना जरूरी है प्रजातंत्र में। अगर वोटर को आपके ईवीएम पे भरोसा नहीं तो आप ईवीएम से ही चुनाव कराने पे जोर क्यों दे रहे हैं? जब ईवीएम कांग्रेस के रिजीम में आया था उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था और जीएल नरसिम्हा राव और सुब्रमण्यम, एक किताब भी उनकी एक आई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाला था इसके खिलाफ। ये सिस्टम गलत है, इसमें वोट में गड़बड़ी की संभावना है और बैलेट पेपर पे वापस जाना चाहिए। लेकिन आज उसी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा ईवीएम को ही मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस अभी बहुत दिनों बाद अब सड़क लड़ने के मूड में दिख रही है। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो चूंकि एक नेशनल पार्टी है इसलिए उस संदर्भ में बात करना जरूरी है कि अभी कुछ दिनों पहले देखा कि सड़क पे वो लड़ रहे हैं, चाहे ईडी का मामला हो या महंगाई के मुद्दे को लेकर हो। लेकिन ये ईवीएम उनके एजेंडा पे क्यों नहीं आ पा रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान में तो वही है जब कांग्रेस को लड़ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। नेशनल हेराल्ड केस के ईडी के छापों के बाद जिस तरह का रोष प्रदर्शन उन्होंने किया है, जब दलितों की हत्याएं होती हैं, दलित बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, तब वो रोष क्यों नहीं नजर आता? जब पूरा प्रजातंत्र देश का खतरे में है, जिस ईवीएम से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, उस ईवीएम के खिलाफ कभी वो उस तरह से क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और न्याय की लड़ाई को, सच्चाई की लड़ाई को मजबूती से सबको लड़ना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना चाहिए। जिस देश में विपक्ष नहीं होगा वो देश अपने आप में खतरे में चला जाएगा। जी, ये फिर आता हूँ पहले सवाल पर कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, ये रिज का एरिया है और प्री हिस्टोरिक साइट रहा है ये यहाँ। और दिल्ली हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, कई मॉन्यूमेंट्स और कई सल्तनत से लेकर पहले भी कई राजवंश का यहाँ शासन रहा है, राजपूत हो चाहे गुर्जर हो, तमाम इस तरह के लोगों ने दिल्ली पे हुकूमत की है। और इसका संबंध पांडवकालीन समय से भी जोड़ा जाता है, कोट एंड कोट पांडवकालीन। तो यहाँ पे बहुत सारे, अब देखें रिज पे भी इंक्रोचमेंट हो गया है और बहुत सारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है वहाँ भी इंक्रोचमेंट है। ASI की ज़मीन भी होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उस पर भी कब्जा हो गया। लेकिन ये कब्जा सिर्फ जो है ये जहां अंबेडकर की मूर्ति है वहीं कब्जा दिखता है और बाकी जगह सरकार को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कोर्ट को नहीं दिखता है। आप देखिए रतन लाल जी, ये एक प्रीजुडिसनेस है, माइंडसेट है। जो मनुवादी व्यवस्था है वो एक विचार के साथ आगे बढ़ती है और उसी विचारधारा से चलती है। मैं एक सवाल आपके सामने पैदा करना चाहता हूँ। आप फेज रोड से निकल के रिज रोड से होते हुए कभी एयरपोर्ट गए? जब आप जाएंगे तो वहाँ पहले तो शुरुआत में ही आपको जो
हनुमान की मूर्ति दिख रही है और मंदिर दिख रहा है, वो जो लैंड है उसको कोर्ट ने खाली कराने का भी आदेश किया था। आसाराम जी बापू का भी है उधर। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उससे थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो आप राइट साइड में आसाराम बापू का इतना बड़ा आश्रम फॉरेस्ट की जमीन में कैसे बन गया? आपको पता होगा, जब आप दिल्ली से हरियाणा में घुसते हैं तुगलकाबाद साइड से, तो वहाँ पूरी की पूरी बस्ती को ख़त्म किया है, पूरी बस्ती तोड़ी गई है पिछले दिनों, आपको याद होगा। और उसमें विशेष रूप से दलितों के मकान थे, पूरे तोड़ दिए। मेहरौली में पिछले दिनों अभी दलितों के मकान तोड़े, 50 साल 60 साल से रह रहे थे। जहाँ भी आप देखेंगे झुग्गी बस्ती तोड़ दी, 40 साल से बसी हुई थी। जहाँ जहाँ दलित और गरीब पिछड़े आदिवासी रह रहे हैं वहाँ ही अतिक्रमण दिखता और उन्हीं को तोड़ा जाता है। लेकिन पूरा अरावली का क्षेत्र काट के उस पर पूरा उत्खनन अवैध हुआ दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली में ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर दबंगों ने बड़े बड़े शोरूम बना लिए, बड़ी दुकानें बना ली, बड़े बंगले बना लिए, उस पर आज तक कोई उसको खाली कराने की कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है। और आप देखेंगे जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो दलितों को प्लॉट दिए गए रहने के लिए, छोटे छोटे गरीबों को, अब उनमें बहुत सारे एरिया से जिसको ये कहा गया कि ये फॉरेस्ट का एरिया और उसको कब्जे वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन जो दबंगों ने कब्जा के फार्म हाउस बनाए हैं या बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, शोरूम बना लिए, दुकानें बना ली, प्लॉटिंग कर दी, प्लॉट काट के बेच दिए, चाहे वो ASI की ज़मीन हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन हो, चाहे ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, चाहे DDA की ज़मीन हो, उस पर कोर्ट या DDA, ASI, ग्राम पंचायत, ये सब वो अवैध कब्जा क्यों नहीं दिखता इनको? केवल गरीबों की झोपड़ियाँ क्यों दिखती हैं? केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ ही क्यों दिखती हैं? मैं किसी जाति और धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं न्याय का पक्षधर हूँ। तो क्या दलित लोग, मैं न्याय का पक्षधर हूँ। तो जब दलितों के ऊपर हमला होता है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, उनको हटाया जाता है, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आइकॉन है। 3500 साल तक हमने जाति का दम झेला है। इस जाति के दंश में हजारों साल तक हम शिक्षा से वंचित रहे, व्यापार से वंचित रहे, संपत्ति से वंचित रहे, सम्मान से वंचित रहे, मानवता के दर्जे से वंचित रहे। तो हमें इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उनके आंदोलन से, उनके पूरे जीवन के संघर्ष से, उनके बलिदान से आज हम यहाँ MLA, मंत्री, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज सब कुछ बने बैठे हैं। तो जिन्होंने अकेले ने अपना पूरा जीवन बलिदान करके, अपने 4-4 बच्चे उनके गुजर गए, बीमार हो तो उनको इलाज नहीं मिला, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, पूरा परिवार उन्होंने अपना कुर्बान करके हमें इस लायक बनाया। और आज हमारे आइकॉन की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह अपमान किया जा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती, कोई प्रशासन नहीं बोलता, कोर्ट भी बहुत जल्दी एक्शन लेता है। तो दिल दुखता है, बोलना तो पड़ेगा। चलिए, ये एक और रह गया जी, हाँ, 2 पिटीशन मैंने बताई, तीसरी पिटीशन हो रहा है। मैंने ये बड़ा बारीकी से स्टडी किया, कई सालों के रिजल्ट खंगाले। मैंने देखा कि UPSC में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें SC ST के बच्चों का इंटरव्यू अलग होता है, और अगर वो टॉपर भी है तो इंटरव्यू में उसको इतने ज़्यादा कम नंबर दिए जाते हैं कि वो जब टोटल वो जुड़ता है, मार्क्स जोड़े जाते हैं इंटरव्यू के और रिटन टेस्ट के, तो गैप 200-200 नंबर तक का गैप आ जाता है। रिटर्न में अच्छा मतलब एक को मिल रहे हैं 230 नंबर और रिटर्न में उसके नंबर मतलब 600 लोगों से भी नीचे हैं। एक व्यक्ति जो रिटर्न में टॉपर है, इंटरव्यू में उसको मिल रहे हैं 180 नंबर, एक को 180 मिले, एक को 235 मिले। जिसको 235 मिले उसको रिटर्न में 500वें नंबर पे है, और जो टॉपर है जिसको 180 मिले, 170 मिले, वो रिटर्न में टॉप पे है। तो ये जो 50 नंबर का, 45 नंबर का, 60 नंबर का जो गैप आता है, 60 नंबर के गैप में तो पूरे रिजल्ट में लोग आउट हो जाते हैं। तो ये धोखा हमारे लोगों के साथ जो UPSC के द्वारा किया जा रहा है, ऑल एजेंसीज हर जगह, और तमाम तरह की जहाँ जहाँ इस तरह के इंटरव्यू हैं,
या जैसे आप कह सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आप तो चूंकि प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे, वहाँ तो टोटल सिलेक्शन ही गवर्निंग बॉडी के द्वारा इंटरव्यू से है। उसमें तो आदमी पहले ही माइंड सेट से बैठता है कि इंटरव्यू देने वाला किस जाति का है, उसके साथ टोटल पक्षपात है, वहाँ न्याय की तो कोई उम्मीद है नहीं, वहाँ कोई रिटर्न टेस्ट तो है नहीं। वही है जैसे कोलिजियम सिस्टम है ना, तो वहाँ कोलिजियम जिसको चाहेगा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, बाकी तो कभी एंट्री भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह यूपीएससी में मैंने एक मैंने चिट्ठी लिखी यूपीएससी के चेयरमैन को, और मैंने उनसे कहा कि SC/ST का इंटरव्यू अलग क्यों होता है। हाँ, चिट्ठी हमने देखा था। इंटरव्यू लेने वाले की जाति, इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले की जाति क्यों पता होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले को जो सामने इंटरव्यू देना आया है उसके रिटर्न में कितने मार्क्स है वो पता क्यों होना चाहिए। तो इस पे जब मैंने चिट्ठी लिखी तो उनका जवाब आया, चेयरमैन से नहीं आया, एडिशनल सेक्रेटरी से यूपीएससी के जवाब आया, और उन्होंने कहा कि SC/ST का इंटरव्यू अलग इसलिए होता है कि कोई 70 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये तय किया था कि SC/ST के लोग कमज़ोर होते हैं, उनके साथ लीनियंसी बरती जाए इंटरव्यू में, इसलिए अलग हो। तो लीनियंसी बरती, वो सोच तो उसमें नज़र ही नहीं आ रही। उसमें तो वो कमज़ोर नहीं है, वो तो रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं और इंटरव्यू में कम मिल रहे हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अन्याय और पक्षपात बंद होना चाहिए। इसी नीयत से मुझे लगा कि एक रिट पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस मुद्दे पे भी हमें सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले की ना तो जाति का पता हो, इंटरव्यू मिक्स हो, और उनको रिटर्न के नंबर भी ना पता हो। ये भी हमें करना है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं जी, जो मेन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके खास तौर से SC/ST OBC लीडर्स इस तरह के मुद्दे नहीं उठाते हैं, बोलने से भी कतराते हैं। प्राइवेटली कुछ बोलने तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं बोलते। आपको अपनी पार्टी से या अपने लीडर से कभी कोई इस तरह का अनकंफर्टेबल पोजीशन इन मुद्दों पे? मुझे लगता है जो मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल वो न्याय पसंद है। अच्छा, इसलिए मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला। मैं विधानसभा में भी ये सारी बातें रखता हूँ, तो मुझे मिलता है ना मौका बोलने का। वो कहते हैं ना, आप रखो बात। और दूसरी बात, फिर मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूँ कि ये MLA हो, MP हो, मंत्री हो, कोई भी हो, परमानेंट कोई नहीं हो सकता। परमानेंट तो नहीं है, ये टेम्परेरी कुर्सियाँ एक न एक दिन तो जानी है। तो आदमी अगर मान सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, वो तो वैसे मुर्दे के समान है। आप तो वैसे वो वकील हैं, तो मुर्दा तो नहीं बनना है। वकील तो परमानेंट रह सकता। स्वाभिमान के ऊपर कोई दुनिया की कुर्सी हो नहीं सकती। और मानवता के लिए जो आदमी लड़ नहीं सकता, न्याय के लिए जो आदमी लड़ नहीं सकता, सच के लिए जो आदमी बोल नहीं सकता, समाज के हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकता, ऐसे लोग तो वैसे भी मरे के समान है। बोलना तो पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। क्या हम ये डर जाएं कि अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी इस बात से डरते कि जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? अगर आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज हम प्रजातंत्र में बैठे हैं, देश के हुक्मरान बने बैठे हैं, तो इस पे किसी की कुर्बानी है। उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपने 4 बच्चे खोए हैं, हमारे लिए अपना पूरे बचपन से लेके मरने तक पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा है। मैं कम से कम बाबा साहब की नज़र में गुनाहगार नहीं बनना चाहता, मैं धोखेबाज नहीं बनना चाहता, मैं समाजद्रोही नहीं बनना चाहता, मैं देशद्रोही नहीं बनना चाहता। मुझे भारत से प्यार है, मुझे अपने लोगों से प्यार है, मुझे समाज से प्यार है, और मैं बाबा साहब के सपने को, बौद्ध में भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी एड़ी चोटी पूरा जोर लगा दूंगा, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। चलिए, तो ये हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब। बेबाक बोलते हैं और कहना है इनका कि कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान है, उसी पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा बेहतर है। बहरहाल आज की जो चर्चा हुई उससे ये बात निकल कर आ रही है, चाहे वो अपॉइंटमेंट का मसला हो, चाहे इलेक्शन का मसला हो, चाहे इंक्रोचमेंट का मसला हो, शो मी योर कास्ट आई विल शो यू दी रूल्स। पहले कहते थे, एक अंग्रेजी में कहावत थी, शो मी योर फेस आई विल शो यू दी रूल्स। लेकिन भारत के संदर्भ में स्थितियां बदल गई हैं। जाति दिखाइए और कानून कैसा होता है वो आपको बताया जाएगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। जय भीम। बताया।